पौधों की दुनिया के अद्भुत रहस्य। जी हाँ, यह अब सिद्ध हो चुका है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह रोते हंसते हैं और ठीक हमारी ही तरह उनके दुख सुख भी होते हैं। इतना ही नहीं, वे मनुष्य की तरह सांस भी लेते हैं, बीमार भी होते हैं और मरते भी हैं। इस बात को सर्वप्रथम श्री जगदीश चंद्र बस ने सिद्ध करके दिखाया। उसके बाद तो जैसे पौधों के रहस्यमय संसार में दखलंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इस दखलंदाजी के जो परिणाम सामने आए, उसने सभी को दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश कर दिया। बाकी है, जगदीश चंद्र बस को इस प्रयोग का प्रदर्शन करना था कि पौधे भी हमारी तरह पीड़ा का अनुभव करते हैं। उनका प्रयोग देखने बहुत से वैज्ञानिक एवं जिज्ञास नर नारी जमा थे। आचार्य बस ने इंजेक्शन के द्वारा एक पौधे को जहर दिया। पौधे को क्षण भर में मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपस्थित जनसमूह में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्षण भर में जिज्ञासा का वातावरण परिहास के वातावरण में बदल गया। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बस असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे, विष का इंजेक्शन देने का पौधे पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या विध असली नहीं? अगर यह शुद्ध विष नहीं है तो यह मुझ पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों न इसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाए? श्री जगदीश चंद्र बस ने विष की शीशी उठाए और पी ली। विस्मय से लोग चिल्ला पड़े, यह आपने क्या कर डाला? चारों ओर हाय तौबा मच गई। पल भर में परिहास का वातावरण आशंका और आतंक के वातावरण में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद भी जब श्री जगदीश चंद्र बसु पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब दर्शक स्तब्ध रह गए। इसी बीच श्री जगदीश चंद्र बस ने कहा, विष का मुझ पर असर न होना ये सिद्ध करता है कि विष असली नहीं था। उन्होंने अपनी दृष्टि उस व्यक्ति की ओर मोड़ दी, जो विष की शीशी लाया था। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या जहर असली था? उस व्यक्ति ने मंच पर खड़े होकर स्वीकार किया, शीशी में जहर नहीं था। मैंने जहर के रंग का पानी इसमें भर दिया था। युवक की बात सुनकर उन व्यक्तियों को गहरा पश्चाताप हुआ, जो पौधे पर विष का प्रभाव न पड़ने पर वैज्ञानिक बस का उपहास कर रहे थे। वैज्ञानिक बस ने वास्तविक विष मंगाकर उसका इंजेक्शन फिर पौधे को दिया। क्षण भर में पौधा मुरझा गया। वातावरण हर्ष ध्वनि से गूंज उठा। पौधों के जादूगर आचार्य बसु ने हर्षित जनसमुदाय पर दृष्टि डाली। उनकी आनंद विभोर मुद्रा ये बता रही थी कि उन्हें जनता की हर्ष ध्रबान में अपने प्रयोग की सफलता का पुरस्कार मिल गया है। पौधों में जीवन का विश्लेषक होने का श्रेय सर्वप्रथम आचार्य बसु को ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पौधे भी हमारी तरह दुख दर्द का अनुभव करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और ठीक हमारी तरह ही संवेदनशील भी होते हैं। बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी वे व्यक्त करते हैं। और तो और जिस तरह पशु और मानव थकान का अनुभव करते हैं, उसी तरह पौधे भी थकान महसूस करते हैं। आचार्य बस की इस चमत्कारिक खोज से उन लोगों में तहलका मच गया, जो अब तक यह मानते थे कि पौधों में जीवन है ही नहीं। इस महान वैज्ञानिक ने पौधों पर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया कि पौधे भी क्लोरोफॉर्म देने से मनुष्य की भांति मूर्छित हो जाते हैं और उसका प्रभाव मिटते ही सचेत हो जाते हैं। इस अद्भुत प्रयोग ने वैज्ञानिकों की धारणा ही बदल दी। विज्ञान के क्षेत्र में नया क्रांतिकारी मोड़ आ गया। महान वैज्ञानिक बस ने पौधों पर मदिरा का भी प्रयोग किया। ये देखकर उन्हें सखद आश्चर्य हुआ कि मदिरा के प्रभाव से अन्य जीवों की भांति पौधे भी मदहोश होते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से उन्होंने ये स्तब्धकारी प्रयोग भी किया कि गाजर और पत्ता गोभी चाकू से कटते समय पीड़ा से कांप जाते पौधों के मन की भाषा समझने के लिए आचार्य बस ने एक अतिसंवेदनशील यंत्र बनाया, जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। इसकी मदद से यह जाना जा सकता है कि पौधा एक सेकंड में कितना बढ़ता है। पौधों के किसी अंग पर यदि आघात किया जाए तो वे अपनी अनुक्रिया से यह बता देते हैं कि उन्हें कष्ट हो रहा है। एक बार प्रयोग करते समय उन्होंने देखा कि पौधे की हलचल शांत हो गई और वह कांपने लगा। ये कंपन भी क्षणिक होने के साथ साथ ठीक वैसा ही था जैसा मृत्यु के समय पशुओं में होता है। संज्ञाहीन और निष्प्राण समझे जाने वाले पौधों को अन्य जीवों की भांति प्राणधारी और संवेदनशील सिद्ध करके आचार्य यस ने विज्ञान के इतिहास में जो युगांतरकारी अध्याय जोड़ा, उसका संपूर्ण विश्व में स्वागत हुआ।
महाविज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आचार्य बस के आश्चर्यजनक अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा, जगदीश बसु ने जो अमूल्य और गौरवशाली उपहार संसार को भेंट किया है, उसके लिए विजय स्तंभ स्थापित करना ही उचित होगा। पर प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब उन्हें अपनी पुस्तक भेंट की तो उस लिखा, एक नगण्य व्यक्ति द्वारा एक महानतम वैज्ञानिक को भेंट। रोम्या रोला ने अपनी पुस्तक जो क्रिस्टोफ को जब आचार्य यस को भेंट किया था, तब उन्होंने भावातिरेक में लिखा था, एक नई दुनिया के पट खोलने वाले को। फिर तो इस नई दुनिया के पट खुलते ही गए और रहस्य का पर्दा हटता ही गया। न्यूयॉर्क के वेक्स्टर नामक व्यक्ति ने इस दिशा में कुछ बातें और बताईं, जिन्हें फिलहाल लोग अचरज की निगाह से देखते हैं। पौधों के मन की रात जानने के लिए जिन्होंने पॉलीग्राफ नामक एक यंत्र बनाया है, उससे पौधों का जोड़कर उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनसे संसार चकित रह गया। एक दिन बैक्स्टर अपने कमरे में बैठकर दाढ़ी बना रहे थे। कमरे में ही पॉलीग्राफ यंत्र रखा था। अचानक दाढ़ी बनाते समय उनकी अंगुली कट गई। उनके मुंह से टीस निकल गई। कमरे में रखे पौधे ने यंत्र के ग्राफ पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर दी। बैक्स्टर के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने ये सिद्ध करके विज्ञान जगत में हलचल पैदा कर दी कि पौधे भी मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के दुख में अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। इस प्रयोग की सफलता ने बैक्स्टर का उत्साह भी बढ़ाया और जिज्ञासा भी। उसने और प्रयोग किए और यह सिद्ध कर दिया कि पौधे अपने वातावरण में किसी भी कोशिका के अवसान पर अपना शोक व्यक्त करते हैं। बैक्स्टर के साथ एक दिन मजेदार बात हुई। उसके प्रयोगों की चर्चा सुनकर कनाडा से एक महिला वैज्ञानिक उसकी प्रयोगशाला देखने आई। बैक्स्टर ने अपने प्रयोग प्रदर्शन के लिए पहले जिस पौधे को चुना, उसने पॉलीग्राफ पर कोई संकेत नहीं दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पौधे भी निष्क्रिय रहे। बैक्स्टर को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर पौधे कोई संकेत क्यों नहीं दे रहे हैं। पौधे ने जब भय का संकेत पॉलीग्राफ पर दिया तो बैक्स्टर परेशान हो गया। उसने महिला से पूछा, क्या आप अपने प्रयोग के लिए पौधों को हानि पहुंचाया करती हैं? महिला ने उत्तर दिया, आपका अनुमान सही है। मैं पौधों को जला देती हूँ और उनकी राख से प्रयोग करती हूँ। यही तो कारण था कि कुछ पौधे भय के मारे आपके आगे निष्क्रिय रहे और एक पौधे ने बता दिया कि वह आपसे भयभीत है। बैक्स्टर ने इतना कहा तो महिला वैज्ञानिक ने स्तब्ध होकर पूछा, भला पौधे मेरी प्रवृत्तियों को कैसे जान गए? पौधे अपने आसपास के परिवेश को अच्छी तरह समझते हैं। मानव की अनुभूतियों और प्रवृत्तियों को समझने की उनमें विलक्षण क्षमता होती है। बैक्स्टर ने इतना कहा तो महिला वैज्ञानिक चकित होकर उसकी ओर देने लगी। इस बात की सत्यता उभरकर उस समय सामने आ गई जबकि महिला वैज्ञानिक के चले जाते ही पौधे फिर सामान्य व्यवहार करने लगे। इस घटना ने बैक्स्टर के ज्ञान कोश में नए रत्न भर दिए। एक बार बैक्स्टर किसी काम से न्यूजर्सी गया। जब वह वहां से न्यूयॉर्क लौटने लगा, तब उसी समय उसकी प्रयोगशाला के पौधों ने पॉलीग्राफ पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए बैक्स्टर ने बाद में बताया, मन की बात ताड़ता पौधे अपने पालनकर्ता के साथ घनिष्ठ और आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं। वे समय और दूरी की मर्यादा लांघकर अपने पालनकर्ता के साथ भावनात्मक तादात्म्य भी बनाए रखते हैं। ये सब कुछ बैक्स्टर के साथ अकस्मात ही शुरू हुआ। वह न्यूयॉर्क में पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों को झूठ का पता लगाने की वैज्ञानिक विधियों का प्रशिक्षण देते थे। एक दिन जाने क्यों उसके भीतर यह जिज्ञासा हुई कि क्या पौधों की जड़ों में पानी देने पर उसकी पत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसमें कितना समय लगता है। अपनी जिज्ञासावश उसने अपने घर के बरामदे में रखे गमले के पौधे की पत्तियों को पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर झूठ संसूचक के तार से बांध दिया और पौधे की जड़ में पानी डालकर पॉलीग्राफ को चालू कर दिया। ज्यों ही तार में हल्का विद्युत संचार हजा, त्यों ही यंत्र की सही हरकत करने लगी और ग्राफ पर नीचे की ओर जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने लगी। इसका अर्थ था सुख, संतोष और राहत की अनुभूति। ये सब देखकर बैक्स्टर दंग रह गया। उसे लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। ये सपना नहीं था, सच था, 100% सच। उसकी आंखों के सामने पॉलीग्राफ पर पादप जगत का वह अद्भुत रहस्य खुल रहा था, जिसे वैज्ञानिकों से परिचित कराने का कार्य बैक्स्टर जैसे मामूली तकनीशियन ने किया था।
इस चमत्कारिक सफलता ने बैक्स्टर का उत्साह बढ़ाने के साथ उसके धैर्य की सीमा भी तोड़ दी। उसने ताबड़तोड़ पौधों के साथ कई खिलवाड़ किए। कष्ट पहुंचाकर पौधों की प्रतिक्रिया जानने की उत्कंठा में उसने पौधे की एक पत्ती को कॉफी के गर्म प्याले में डुबोया, पर यंत्र की सुई में कोई हरकत नहीं हुई। जब वो ये सोच रहा था कि पौधे में आवेग उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाए, तभी उसके दिमाग में यह विचार कौंध गया कि क्यों न वह उस तार को जला डाले जिसके द्वारा पौधे की पत्ती यंत्र से जुड़ी है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वैसे ही यंत्र के गैल्वेनोमीटर की सुई में हरकत शुरू हुई। वह तेजी से ऊपर की ओर उठने लगी। ग्राफ पर एक ऊर्ध्वम वक्ररेखा खिंचती चली गई, जिसका साफ साफ मतलब होता है भय की आशंका। ये देखकर वेक्स्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचता रह गया कि उसने तो सिर्फ ऐसा करने की बात मुट्ठी भर ही थी, कुछ किया तो नहीं था। फिर पौधे पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्या पौधे ने उसके मन के भावों को पढ़ लिया था? थोड़ी देर में वह अपनी कुर्सी से उठा। वह कमरे में कुछ देर तक चहलकदमी करता रहा। फिर जब वह अपनी कुर्सी के पास आया तो उसके हाथ में माचिस की एक डिबिया थी। उसने तीली जलाई भी न थी कि पॉलीग्राफ पर भीषण उद्वेग की वक्ररेखा बनने लगी। अब बैक्स्टर को एक मजाक सूझा। उसने माचिस की एक तीली जलाई और पौधे की ओर इस तरह बढ़ाया, मानो वह उसे जलाकर ही छोड़ेगा। मगर आश्चर्य, पौधे ने मंत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। क्या पौधे ने समझ लिया था कि बैक्स्टर अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाला है जिससे पौधे को कोई क्षति पहुंचे? क्या पौधे को वेक्स्टर के इस मजाकिया खेल का आभास मिल चुका था, या पौधे ने विवशता की स्थिति में सब कुछ स्वीकारने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था? शराब पीकर नशे में झूमता पौधा। इस बारे में बैक्स्टर का कहना है कि वनस्पतियों में मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों से कहीं अधिक सूक्ष्म और पैनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिससे वे हमारे मानसिक जगत की गरगारता अर्वाधायों की संवेदना ग्रहण कर लेती हैं। एक दिन वेक्स्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा था। इतने में उसे एक बात सूझी। उसने फटाफट काठ पर्चियां तैयार कीं। पर्चियों को आपस में मिलाकर हैट में रख दिया। उसके दोस्तों में सभी ने पर्चियां निकाली। किसकी पर्ची में क्या लिखा था, यह एक दूसरे को नहीं मालूम था। वेक्स्टर ने ये बता दिया था कि इनमें से एक पर्ची में एक खास आदेश होगा। जिसे ये पर्ची मिले वह उस पर्ची में अंकित आदेश का पालन करें। जिस मित्र को ये पर्ची मिली वह उठा। 10वें कमरे में जाकर उसने वहां रखे 2 पौधों में से एक को उखाड़ा और पांव से कचलकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये बात वेक्स्टर और पर्ची पाने वाले उसके दोस्त के अलावा कोई नहीं जानता था। 3-4 दिन बाद उसने उन सभी दोस्तों को बुलाया। उसने दूसरे कमरे में जो एक पौधा बचा था उसे यंत्र में जोड़ दिया। इसके बाद अपने मित्रों को एक एक करके उस कमरे में भेजना आरंभ किया। उसके उन मित्रों के कमरे में जाने पर पौधे ने यंत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, जिन्होंने उसके माथे पौधे को उलाड़कर पैर से नहीं कचला था। जैसे ही वह मित्र कमरे में पहुंचा जिसने पौधे को उखाड़ा था, वैसे ही पॉलीग्राफ की सई पागलों की तरह दौड़ने लगी। इसका अर्थ ये था कि उस व्यक्ति को देखते ही पौधा एकदम से घबरा गया था, क्योंकि उसने अपने साथी पौधे के हत्यारे को पहचान लिया था। इस तरह आचार्य जगदीश चंद्र यस ने पादप जगत के रहस्य का जो पट खोला था, उसके आगे के पटों को खोलकर वेक्स्टर ने जो अद्भुत रहस्य सामने रखे, उससे उसका नाम विज्ञान के महान अन्वेषक वैज्ञानिक की पंक्ति में आ गया। वेक्स्टर के प्रयोगों से प्रभावित होकर कुछ ऐसे ही दिलचस्प प्रयोग रूस के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक B.N. पुष्किन ने भी किए। उन्होंने ताथा नामक एक लड़की को बुलाकर कहा, तुम से लेकर 10 तक के बीच की कोई एक संख्या चुन लो। जब तुमसे पूछा जाए तो सही संख्या पूछने पर भी तुम यही कहना कि नहीं, ये संख्या मैंने नहीं चुनी है। इतना कहकर उन्होंने वहां गमले में रखे पौधे को पॉलीग्राफ से जोड़ दिया। एक व्यक्ति एक संख्या बताकर ये पूछने लगा कि क्या तुमने ये संख्या चुनी है? लड़की हर बार सिर हिलाकर यही कहती रही कि नहीं, ये संख्या मैंने नहीं चुनी है। हर बार तो ग्राफ पर कुछ भी औकत नहीं हुआ, किंतु जब 5 की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उस लड़की ने फिर नकारात्मक उत्तर दिया। तब जो ग्राफ अंकित हुआ उसका सीधा तात्पर्य था कि लड़की ने 5 की संख्या चुनी है और वह इनकार करके झूठ बोल रही है।
जब लड़की से पूछा गया कि क्या सचमुच 5 अंक ही तुमने चुना था, तब उसने स्वीकार किया कि उसने 5 अंक ही चुना था। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि पौधों में हमारा झूठ पकड़ने की भी क्षमता है। पुष्किन का ये विश्वास है कि पौधों और मनुष्य के नाड़ी संस्थानों में कहीं कोई न कोई संबंध अवश्य है, जिसके कारण पौधों के अंदर मनुष्यों के अदृश्य संवेगों का सही सही संवेदन होता है। इतना ही नहीं, पौधे भी हमारी तरह संगीत का आनंद लेते हैं। मध्य संगीत पर वे भी झूम उठते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। उनकी यह खुशी जाहिर होती है उनकी बुद्धि में। अपने यहाँ के ही अन्नामलाई विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर T.C.N. सिंह ने अभी हाल में ही एक प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया कि पौधों पर संगीत की स्वर लहरी का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 1 महीने तक कुछ पौधों के सामने प्रतिदिन 25 मिनट तक बीना वादन की व्यवस्था की। बाद में देखा कि जिन पौधों के सामने बीना बजाई गई थी, वे अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़े हैं। इसके बाद अपने अगले प्रयोग के दौरान प्रो. सिंह ने मद्रास और पौंडीचेरी में लाउड स्पीकर लगाकर धान के खेतों में कुछ दिनों तक राग चारुकेशी प्रसारित किया। बाद में ये देखा गया कि उन सेतों की फसल में 25 से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी हुई। संगीत के जादू का असर तंबाकू और मूंगफली पर भी पड़ा। उनकी उपज 50% बढ़ गई थी। उन खेतों से सटी हुई भूमि में पांवों में बिना घंघरू बांधे भरतनाट्यम नृत्य करने से उत्पन्न तरंगों ने पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद की और वे पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा 2 सप्ताह पहले ही फूल गए। डॉक्टर सिंह के प्रयोग से प्रभावित होकर अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय के जॉर्जिन स्मिथ ने भी पौधों पर संगीत का प्रभाव आजमाया। अपने प्रयोगों से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि संगीत से प्रभावित पौधों के तने अपेक्षाकृत अधिक मोटे, अधिक मजबूत और आंधा खड़े हो जाते हैं। अब तो अमेरिका ही क्या, सारी दुनिया में पौधों पर होने वाले संगीत के प्रभाव संबंधी प्रयोग यही बता रहे हैं कि संगीत का पौधों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। अब तो फोटोसोनिक्स नाम से विज्ञान की एक नई शाखा का ही उदय हो गया है, जिसमें पौधों पर ध्वनि प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पौधे मीठी ध्वनों पर खुश होते हैं। तेज तर्रार, कर्णकट ध्वनि उन्हें नापसंद हैं। अमरीकी महिला श्रीमती डीरोथी रेटेल लेक के प्रयोगों से इसका पता चला। उन्होंने एक प्रयोग के दौरान कुछ पौधों को बांक का पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत सुनाया और कुछ पौधों को रविशंकर का भारतीय शास्त्रीय संगीत। देखने वाले हैरत में पड़ गए। बॉल को सुनने वाले पौधे संगीत स्रोत की ओर 35 डिग्री तक झुके, जबकि विशंकर को सुनने वाले पौधे 60 डिग्री तक झुके। और एक निकटतम पौधे ने तो लाउडस्पीकर का आलिंगन तक कर लिया। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रेटेल लेक ने प्रयोग के बाद ये देखा कि रॉक संगीत सुनने वाले पौधे या तो असाधारण रूप से लंबे हो गए और उनकी पत्तियां छोटी रह गईं, या वे बीने ही रह गए और 8-10 दिनों बाद मुरझा गए। इन पौधों से केवल 6 फीट की दूरी पर उन्हीं की जाति के और भी पौधे थे, जिन्हें शास्त्रीय संगीत सुनाया गया था। इन पौधों पर शास्त्रीय संगीत का विलक्षण प्रभाव पड़ा और वे अस्वाभाविक रूप से पुष्पों से लद गए। जब कुछ पौधों को एसिड रॉक अर्थात तेज धन वाला संगीत सुनाया गया तो वे संगीत स्रोत की विपरीत दिशा में मुड़ गए। रेटेल लेक ने इन पौधों का रुख फिर मुड़कर यथावत कर दिया। स्तब्धकारी बात तो ये थी कि पौधे यथावत नहीं रहे और क्षण भर में ही आश्चर्यजनक रूप से वे संगीत की विपरीत दिशा में फिर मुड़ गए। रूसी विज्ञानवेताओं ने भी पौधों की दुनिया के अद्भुत रहस्यों को खोजने के लिए कुछ प्रयोग किए हैं, जिनके परिणाम अभी भी वैज्ञानिकों की समझ से परे है। एक प्रयोग के दौरान अनाज के पौधों की क्यारी के एक पौधे को कांच के बर्तन से ढक कर रख दिया गया। अन्य पौधों को तो बराबर पानी दिया जाता था, किंतु कांच के बर्तन से ढके पौधे को जानबूझकर पानी नहीं दिया जाता था। इतने पर भी वो पौधा अन्य पौधों की ही भांति जीवित और स्वस्थ था। वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया तब उन्हें पता लगा कि ढके गए पौधे को पानी न दिए जाने के बावजूद उसे किसी तरह से पानी मिल जाता था। पानी मिलने का कोई बाह्य स्रोत तो था नहीं, फिर पानी कैसे मिल जाता था? आश्चर्यचकित वैज्ञानिकों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विचार मंथन किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांच के बर्तन से ढके पौधे को उसके साथ वाले पौधे पानी पहुंचाते थे।
पौधों की पारस्परिक संवेदनशीलता और साझेदारी का इससे बढ़कर उत्कृष्ट दृष्टांत और क्या हो सकता है। अभी पौधों के रहस्यमय संसार में घुसने की दखलंदाजी हमने शुरू की है। देखिए कितनी अनजानी बातों का लेखा जोखा सामने आता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें विश्व प्रसिद्ध मांसाहारी तथा अन्य विचित्र पेड़ पौधे।